नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के संसार में उतर रहे हैं जिनका जिक्र आते ही ना कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। हाँ। एक योद्धा, एक कवि, एक दरबारी, एक दानवीर। हम बात कर रहे हैं अब्दुल रहीम खान खाना की, जिन्हें अदब और मोहब्बत से दुनिया रहीम के नाम से जानती है। और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के इन्हीं अलग अलग कई सारे रंगों को सामने लाती है। हाँ। वो मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनके दरबार के 9 सबसे माने हुए विद्वानों और सलाहकारों में से एक। जी। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वो एक कामयाब सिपह सालार थे, एक बड़े अच्छे प्रशासक थे। फारसी, अरबी, तुर्की तो थी ही, साथ साथ संस्कृत और हिंदी के भी गहरे जानकार थे। अच्छा। और सबसे बढ़कर एक ऐसे कवि जिनकी बातें आज भी हमारी जुबान पर हैं। सही में एक ही जिंदगी में इतनी सारी भूमिकाएं निभाना, ये सोचना ही हैरत में डालता है। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से रहीम की इस असाधारण शख्सियत के ताने बाने को उसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव, उनकी कामयाबियां, उनकी कला, इन सबको थोड़ा और गहराई से देखें। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारियां हैं वो उनके बचपन और शुरुआती मुश्किलों से लेकर अकबर के दरबार में उनके ऊंचे मकाम तक, गुजरात और दक्कन में उनकी फौजी मुहिमों से लेकर उनकी कलम से निकले दोहों और कविताओं तक फैली हुई हैं। तो एक भरपूर कैनवस है हमारे सामने। तो चलिए शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती हालात से करते हैं। तारीख थी 17 दिसंबर 1556, जगह लाहौर। उनके वालिद बैरम खान मुगल सल्तनत की एक बहुत बड़ी हस्ती थे। जी हाँ। वो अकबर के संरक्षक थे, उनके अतालिक यानी ट्यूटर, और सल्तनत के वजीर आजम भी। बैरम खान का किरदार मुगल इतिहास के उस दौर में बहुत ही अहम था। हुमायूं की वापसी और फिर अकबर के शुरुआती शासन को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन सियासत की दुनिया वो अक्सर थोड़ी बेरहम होती है। जब रहीम महज 5 साल के थे, गुजरात के पाटन में 1561 में बैरम खान का कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 5 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ जाना, वो भी इस तरह से, यकीनन ये रहीम के बचपन पर एक गहरा सदमा रहा होगा। एक ताकतवर पिता के बेटे से अचानक यतीम हो जाना। बिल्कुल। लेकिन यहीं से अकबर की दूरदर्शिता और शायद कह सकते हैं रहीम की किस्मत एक नया मोड़ लेती है। अच्छा। पिता की मौत के बाद बादशाह अकबर ने बैरम खान की बेवा सलीमा सुल्तान बेगम, जो अकबर की फुपेरी बहन भी थी, और नन्हे रहीम को बड़ी इज्जत के साथ आगरा बुलवा लिया। अकबर ने न सिर्फ सलीमा बेगम से निकाह किया, बल्कि रहीम को अपनी सीधी निगरानी में ले लिया। उन्हें महज शाही पनाह नहीं दी, बल्कि उन्हें अपने सगे बेटों की तरह पाला। अरे वाह। और मिर्जा खां का खिताब भी दिया। ये बात गौर करने वाली है। उस जमाने में जहां सत्ता के लिए साजिशें और खून खराबा कितना आम था, अकबर का अपने पुराने संरक्षक के बेटे को इस तरह अपनाना, उसे मिर्जा खां जैसी इज्जत देना, ये क्या दिखाता है? हाँ? क्या ये सिर्फ बैरम खां की वफादारी का इनाम था, या अकबर रहीम में कुछ खास देख रहे थे? देखिए, शायद दोनों ही बातें थी। ये अकबर के चरित्र की उदारता और वफादारी को तो दिखाता ही है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उन्होंने उस बच्चे में भविष्य की संभावनाएं देखी हों। हो सकता है। और ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं था। अकबर ने रहीम की तालीम और तरबियत का उनकी परवरिश का बहुत आला इंतजाम किया। उन्हें उस दौर के बेहतरीन उस्तादों की शागिर्दी मिली। हाँ, जिक्र आता है कि उनकी औपचारिक शिक्षा की जिम्मेदारी मुल्ला मोहम्मद अमीन अंदिजानी और बाद में बाबा जम्बूर जैसे विद्वानों को सौंपी गई थी। जी, और ये तालीम महज किताबी नहीं थी। उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की जैसी दरबारी जबानों के साथ साथ संस्कृत भी। हाँ, संस्कृत और उस वक्त की जो आम बोलचाल की भाषाएं थीं, जिन्हें हम आज हिंदी या ब्रज भाषा कह सकते हैं, वो भी सिखाई गईं। कमाल है। उन्हें सिर्फ साहित्य और धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़ाए गए, बल्कि गणित, तर्कशास्त्र और यहाँ तक कि ज्योतिष का भी ज्ञान दिया गया। ज्योतिष भी? जी हाँ। जरा सोचिए, एक तरफ इस्लामी तालीम, दूसरी तरफ संस्कृत और भारतीय दर्शन, साथ में राजकाज और युद्ध कला का प्रशिक्षण भी। ये तो अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे अकबर उन्हें एक ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जो मुगल सल्तनत की जो मिलीजुली तहजीब थी ना, उसका प्रतीक बन सके। बिल्कुल। जो फारसी अदब की नफासत भी समझे और गंगा जमुना के मैदानों की बोली और रवायतें भी। ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा की नींव थी शायद। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत बनी। ये जो विविध शिक्षा थी वो उनके जहन को खुलापन दे रही थी। वो एक ही वक्त में कई दुनियाओं के बाशिंदे बन रहे थे। एक तरफ वो मुगल अमीर थे, दूसरी तरफ वो आम हिंदुस्तानी अवाम के दिल की धड़कन को समझने वाले कवि बन रहे थे। ये ज्ञान सिर्फ दिमाग तक नहीं रहा, उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया।
और उनकी शख्सियत का एक और अहम पहलू था उनका सैन्य कौशल। हाँ मतलब सिर्फ कलम चलाना ही नहीं, उन्हें तलवार चलानी भी बखूबी आती थी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने अकबर के कई अहम फौजी अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी साबित की। हाँ, उनका फौजी करियर भी काफी शानदार रहा। गुजरात की फतेह के बाद जहां उनके पिता की जान गई थी, उस इलाके को मुगल नियंत्रण में बनाए रखने में रहीम ने अहम भूमिका निभाई। अच्छा। फिर मेवाड़ के खिलाफ अभियानों में जैसे कुंभलनेर और उदयपुर के मोर्चों पर भी उन्होंने अपनी रणनीति और वीरता का परिचय दिया। शायद सबसे निर्णायक मौका 1584 में आया, जब उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय के विद्रोह को कुचला। और इसी गुजरात की जीत के बाद ही उन्हें वो मशहूर उपाधि मिली थी, है ना, खाने खाना। बिल्कुल सही। गुजरात में मुजफ्फर शाह पर उस निर्णायक जीत के बाद अकबर ने उनकी सेवाओं और बहादुरी से खुश होकर उन्हें खान खाना की उपाधि से नवाजा। खान खाना? हाँ, खाने खाना। ये कोई मामूली उपाधि नहीं थी। इसका मतलब था खानों का खान या सरदारों का सरदार। ओह! ये मुगल दरबार में सबसे ऊंचे सैन्य और नागरिक सम्मानों में से एक था, जो पहले उनके पिता बैरम खान को भी हासिल था। तो ये उपाधि मिलना रहीम के कद और अकबर के उन पर भरोसे का प्रतीक था। तो एक तरफ ये योद्धा रहीम थे, खान खाना, जो जंग के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ वो रहीम थे जो इश्क, नीति और भक्ति के नर्म एहसास को शब्दों में पिरो रहे थे। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कमाल का है। यकीनन, और शायद यही चीज उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। ज्यादातर लोग आज उन्हें उनकी हिंदी कविता, खासकर उनके दोहों के लिए जानते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी में जो लिखा, वो हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। उनकी कविताओं में 3 मुख्य धाराएं दिखती हैं: श्रृंगार, नीति और भक्ति। मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगती है, जिसका जिक्र बार बार आता है, कि उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं जैसे रामायण, महाभारत, पुराणों और गीता के किस्से और किरदारों का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में बड़ी सहजता से किया। एक तुर्क मूल के फारसी जानने वाले मुगल अमीर के लिए ये कितना स्वाभाविक रहा होगा? देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि रहीम सिर्फ ऊपरी तौर पर भारतीय संस्कृति को नहीं देख रहे थे। उन्होंने उसे जज्ब किया था, आत्मसात किया था। उनका संस्कृत और यहाँ की जबानों का ज्ञान उन्हें इन ग्रंथों के मूल तक ले गया। अच्छा। वे इन कहानियों और उनके नैतिक संदेशों को समझते थे और उन्हें अपने समय के समाज के लिए प्रासंगिक बनाते थे। उनका ऐसा करना उस दौर के सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो जैसे 2 संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम कर रहे थे, और उनकी रचनाओं में उस समय के समाज का आईना भी दिखता है ना? कहते हैं कि उनमें उस दौर के हिंदुस्तान, यहाँ की रीति रिवाज, लोगों की सोच, इसका बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। हाँ, उनकी रचनाएं महज कल्पना की उड़ान नहीं है, उनमें असलियत का पुट है। अच्छा। खासकर उनके नीति के दोहे वो जिंदगी के तजुर्बों से निकले लगते हैं। हाँ। चलिए एक मशहूर दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाएं, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। वाह, कितनी सीधी सरल भाषा में प्रेम और रिश्तों की नाजुक सच्चाई बयान कर दी है। हाँ। ये बातें किसी एक मजहब या संस्कृति की नहीं, ये तो इंसानी रिश्तों की हकीकत है। बिल्कुल। या जैसे वो कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। हाँ हाँ। मतलब पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। इसी तरह सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति इकट्ठा करते हैं। परोपकार का कितना सुंदर संदेश है, और वो भी प्रकृति से उदाहरण लेकर समझाया है। यही उनकी खासियत थी, गहरी बात को आसान शब्दों में, जिंदगी के उदाहरणों से समझा देना। इसीलिए उनकी नीति के दोहे आज सैकड़ों साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। वे जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं एक तरह से। उनकी कुछ खास किताबों का जिक्र भी मिलता है, जैसे रहीम दोहावली या रहीम सतसई, जिसमें उनके सैकड़ों दोहे जमा हैं। फिर एक बरवे नायिका भेद है। हाँ, बरवे नायिका भेद, ये अवधी भाषा में है और इसमें बरवे छंद का इस्तेमाल हुआ है। ये नायिकाओं के अलग अलग प्रकार और उनकी अलग अलग अवस्थाओं का श्रृंगारिक वर्णन है। अच्छा, श्रृंगारिक। जी, ये दिखाता है कि रहीम सिर्फ नीति और भक्ति तक ही सीमित नहीं थे, वे श्रृंगार रस के भी कुशल चितेरे थे। इसी तरह श्रृंगार सोरथा भी प्रेम और सौंदर्य पर आधारित रचना है। एक और रचना का नाम आता है मदनाष्टक। हाँ, मदनाष्टक। ये खड़ी बोली में लिखी गई है और इसमें कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। ये रहीम की कृष्ण भक्ति की तरफ झुकाव को दिखाता है। दिलचस्प।
और इसमें भी देखिए संस्कृत और फारसी के शब्द मिले जुले हैं, जो फिर से उनकी वो मिली जुली सांस्कृतिक पहचान का सबूत है। सही। इसके अलावा उनकी रचना नगर शोभा भी है, जिसमें विभिन्न जातियों और पेशों की स्त्रियों का वर्णन है, जो उस समय के सामाजिक जीवन की एक झलक देती है। तो दोहों से लेकर बरवय और सोरठा तक, नीति से लेकर श्रृंगार और भक्ति तक, ब्रजभाषा अवधि से लेकर खड़ी बोली तक, उनकी साहित्यिक रेंज वाकई बहुत बड़ी थी। मतलब कमाल की विविधता है। निस्संदेह। और ये तो हिंदी की बात हुई। उन्होंने फारसी में भी लिखा, तुर्की भाषा के भी वे जानकार थे। उनका एक दीवान फारसी गजलों का भी बताया जाता है। कहते हैं संस्कृत में भी कुछ रचनाएं की। वे सही मायनों में एक बहुभाषी और बहुआयामी रचनाकार थे। इतना लंबा और घटनापूर्ण जीवन, आखिरकार उनका अंत समय कैसे रहा? अकबर के बाद जहांगीर का दौर आया, क्या तब भी उनका रुतबा वैसा ही बना रहा? देखिए, रहीम का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। अकबर के समय में तो वे शिखर पर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में हालात कुछ बदले। अच्छा। शहजादों की जो आपसी खींचतान थी, दरबारी गुटबाजी थी, उसका असर उन पर भी पड़ा। शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, के विद्रोह के समय रहीम पर उनका साथ देने का शक हुआ, जिससे जहांगीर उनसे नाराज हो गए। उनके खिताब और जागीरें छीन ली गईं और उन्हें कुछ समय के लिए कैद भी किया गया। अरे! हालांकि बाद में उन्हें माफ कर दिया गया, लेकिन वो पहले जैसी शान शौकत शायद नहीं रही। ये तो दुखद है। जीवन भर सल्तनत की सेवा करने के बाद ऐसा सनूक। हाँ, ये सत्ता की राजनीति का एक स्याह पहलू है, कह सकते हैं। बहरहाल, इन तमाम उतार चढ़ावों को देखते हुए रहीम का इंतकाल 1627 ईस्वी में लगभग 71 साल की उम्र में आगरा में हुआ। आगरा में? जी। उन्हें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास उनकी बेगम मेहबानों के मकबरे के करीब ही दफनाया गया, जिसे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में बनवाया था। आज भी उनका मकबरा मौजूद है दिल्ली में, हालांकि हालत थोड़ी खस्ता है। तो आज हमने रहीम के जीवन के कई पन्नों को पलटा। एक अनाथ बच्चे से बादशाह अकबर के दत्तक पुत्र और मिर्जा खान बनने का सफर। हाँ। गुजरात के मैदानों में बहादुरी दिखाकर खान खाना की उपाधि पाना। हमने उनकी असाधारण शिक्षा और ज्ञान की प्यास को देखा, जिसने उन्हें अरबी, फारसी से लेकर संस्कृत और ज्योतिष तक का माहिर बनाया। वो भाषाओं और संस्कृतियों के बीच कितनी सहजता से घूमते थे। और सबसे अहम, हमने उनके साहित्यिक कद को महसूस किया। कैसे उन्होंने हिंदी की अलग अलग बोलियों में श्रृंगार, नीति और भक्ति के ऐसे दोहे और पद रचे जो भारतीय जनमानस का हिस्सा बन गए। जी। कैसे उनकी रचनाओं में हमें उस दौर के समाज और उस मिली जुली संस्कृति की गहरी समझ मिलती है। रहीम का व्यक्तित्व वाकई इसलिए अनूठा है कि उन्होंने जीवन की उन भूमिकाओं को एक साथ निभाया और उनमें कमाल हासिल किया, जिन्हें अक्सर हम अलग अलग या शायद विपरीत मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक जंगजू सिका सालार और एक संवेदनशील कवि, एक ताकतवर प्रशासक और एक गहरा विद्वान। ये संतुलन साधना आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। सही बात है। और उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों या इमारतों तक ही नहीं है। उनकी कविताएं, खासकर उनके नीति के दोहे, आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी भाषा की सादगी और उनकी बातों की गहराई आज भी कायम है। वो उस गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक हैं, जहां अलग अलग धाराएं आकर मिलती हैं और एक ज्यादा समृद्ध संस्कृति बनाती हैं। उनका जीवन और काम इस बात का सबूत है कि कैसे अलग अलग पहचानों को एक साथ साधा जा सकता है। तो हमने देखा कि रहीम तलवार और कलम दोनों के धनी थे। जंग के मैदान में भी उतने ही सहज जितने काव्य गोष्ठी में। ये बात आज के जमाने में एक सवाल खड़ा करती है। आज जब हम सुपर स्पेशलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, जहां हर कोई किसी बहुत छोटे से क्षेत्र का माहिर बनने पर जोर देता है, वहां रहीम जैसे पॉलीमैथ यानी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति की क्या प्रासंगिकता है? हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है वाकई। क्या जीवन के अलग अलग, यहाँ तक कि बिल्कुल विपरीत लगने वाले क्षेत्रों में महारत हासिल करने की कोशिश करना आज भी उतना ही सार्थक है जितना रहीम के समय में था? या आज की जटिल दुनिया में एक ही दिशा में गहरी विशेषज्ञता हासिल करना ज्यादा जरूरी हो गया है? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो अपनी सोच और अनुभव की रोशनी में विचार कर सके।